हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 1। अध्याय का नाम है वंशागति एवं विभिन्नताएं। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए यह लाभकारी होगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समय ज़्यादा ना बिताते हुए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवांशिकी या वंशागति के बारे में समझाइए। चैप्टर नंबर 1 है ये। तो आनुवांशिकी या वंशागति के बारे में समझाइए, तो उत्तर इसका है नोटबुक बनाते रहें ताकि और उसे दोहराते रहें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए देख लेते हैं। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं। आनुवंशिक विशेषकों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। क्वेश्चन है, आनुवंशिकी या वंशागत के बारे में समझाइए। तो इसका आंसर है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं। आनुवंशिक विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। इतना याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान क्या है? क्वेश्चन है, आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। आनुवंशिकी का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था, किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी की नींव डाली। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक विभिन्नता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिक विभिन्नता क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। सगे भाई बहनों में भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार के प्रत्येक स्पीशीज के सभी सदस्यों में आपस में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं। समय बीतने के साथ इन्हीं विभिन्नताओं के संचित होने से एक जाति से उपजातियां बनती जाती हैं। जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को ही विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी विभिन्नताओं को दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं।
मतलब आप जिस रहन सहन में रहते हैं उसका भी कुछ असर आता है आपके जीवन पे, तो इनको दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। नंबर 2, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जीनी संरचना के अंतर के कारण विकसित विभिन्नताएं जन्य या वंशागत होती हैं, इन्हें जर्मिनल विभिन्नताएं भी कहते हैं। नंबर 2 की जो विभिन्नताएं होती हैं, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जीनी संरचना में अंतर के कारण विकसित विभिन्नताएं जन्य या वंशागत होती हैं, इन्हें जर्मिनल विभिन्नताएं भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आनुवंशिकी की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आनुवंशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनका जन्म सन 1822 में 22 जुलाई को माली परिवार में हुआ था। आप ये भी याद रखिए कि इनका जन्म सन 1822 में हुआ था, क्योंकि एक नंबर में ये भी आ जाता है। मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून के मठ में एक पादरी थे। अपने अवकाश के समय में वे गिरजाघर के बगीचे में मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण के अनेक प्रयोग किए। मतलब जब वो पादरी थे उस टाइम उन्होंने गिरजाघर में जाकर के मेंडल के मटर के पौधों पे अनेक प्रयोग किए। 8 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। मतलब उन्होंने 8 वर्षों तक मेहनत करके सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लेते हैं। मेंडल की सफलता के कारण बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेंडल सफल क्यों हुए अपने प्रयोगों में। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसमें क्या लिखा भूल गया मैं। चलिए नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 तथा F3 तथा आगे कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ऐसा नहीं उन्होंने एक बार अध्ययन करने के बाद वहीं काम अपना समाप्त कर दिया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक आगे तक अध्ययन किया, जिस वजह से वो सफल रहे। उन्होंने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। नंबर 4, उन्होंने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ली थे। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों के स्वपरागण परीक्षणों से की। नंबर 5, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेंडल ने प्रयोगों के लिए किन वस्तुओं का चयन किया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया। चलिए देख लेते हैं। प्रयोगों के लिए मेंडल ने उदान मटर के पौधों का चयन निम्न कारणों के आधार पर किया। नंबर 1, मटर का पौधा एक वह सिर्फ पौधा है, बार हो गया। इसके पौधे की आयु 3 या 4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया करना संभव है या किया जा सकता है। नंबर 2, इसमें नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। नंबर 3, उसकी रचना ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से इनमें संकरण नहीं हो सकता, अतः इनमें केवल स्वपरागण होता है। नंबर 4, कृत्रिम पर परागण द्वारा बने संकर पौधे जननक्षम होते हैं। नंबर 5, मटर के पौधों
में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इन्हीं कारणों से अपने प्रयोगों में ग्रेगर जॉन मेंडल सफल रहे और उन्होंने जो वस्तुओं का चयन किया अपने प्रयोगों के लिए वो बहुत सावधानी पूर्वक किया। नंबर 8, वंशागत विशेषकों का चयन समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंशागत विशेषकों का चयन समझाइए। उत्तर, मेंडेल ने 7 जोड़ी विपर्यासी वंशागत लक्षणों या तुलनात्मक दृश्य रूपों का चयन किया। सौभाग्य से यह सभी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी थे। सॉरी, ये गलत हो गया था। इनके विपरीत लक्षणों सभी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी थे। इनके विपरीत लक्षणों का युग्म विकल्प या एलिलोमर्फ कहते हैं। प्रत्येक गुण के दोनों गुण जैसे लंबापन व बौनापन एक दूसरे के युग्म विकल्प भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संकरण विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, संकरण विधि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वपरागण रोकने के लिए मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे पौधों के पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसरों का हटाया जाना संकरण विधि कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वपरागण रोकने के लिए मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे पौधों, मतलब पौधों में जो स्वपरागण होता है वो मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे छोटे पौधों के पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसरों का हटाया जाना संकरण विधि कहलाता है। मेंडल के संकरण प्रयोग के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के संकरण प्रयोग के बारे में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने संकरण प्रयोग के लिए मीठी मटर, पायसम, सेटिवम को चुना। उन्होंने मटर के साथ विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, किंतु एक समय पर उन्होंने केवल एक या दो लक्षणों के दो विपरीत प्रारूपों की वंशागति पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों वे कृत्रिम परागण द्वारा संकरण किया। आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कंटिन्यू चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।